जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, काइंडली ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। ये दोबारा भेजें, आपको ये चेक करें। चलें, आज का हम अपना सेशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि हम टिकटॉक शॉप को लर्न करने जा रहे हैं। ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सब जानते होंगे, क्योंकि इस सेशन में ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं या ई कॉमर्स से टच थे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी ज़ीरो से। तो हमने दोनों को ही साथ लेके चलना है, और हमारी जो लर्निंग होगी उसमें ये है कि अगर ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी भी अच्छी लर्निंग होगी। तो ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अमेज़ोन, ईबे, वालमार्ट, आप इन सब से वाकिफ़ होंगे थोड़े बहुत। लेकिन हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम टिकटॉक शॉप को लर्न करेंगे। ए टू जी जो है ना वो टिकटॉक शॉप को सीखेंगे। उससे पहले, टिकटॉक शॉप को सीखने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि टिकटॉक शॉप है क्या। ठीक है, अब आप सब इस वक्त जितने भी इस सेशन में लोग ऐड हैं, आप जानते होंगे, आपको पता होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी टिकटॉक। तो टिकटॉक बेसिकली एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम जो है ना वो एज ए इंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में टिकटॉक ने अपनी जो है ना वो मार्केट प्लेस लॉन्च की, टिकटॉक ने अपनी शॉप लॉन्च की। उसमें से ये है कि जब टिकटॉक जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं, आप सब जानते हैं कि इस वक्त बिलियन में यूज़र्स हैं टिकटॉक के। तो टिकटॉक ने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे टिकटॉक के यूज़र्स ज़्यादा थे, या जहाँ पे जो लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे थे, उनके लिए टिकटॉक ने अपनी अपनी जो है ना वो मार्केट प्लेस लॉन्च की, तकरीबन 2021 में। 2021 में कुछ कंट्रीज़ में लॉन्च हुई, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो अपनी टिकटॉक शॉप लॉन्च करते गए। तो हमारा जो है, अब हम आज जो हमारा सेशन है उसका जो हम सबसे पहले टिकटॉक शॉप की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, कि टिकटॉक शॉप अगर हम चूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और आगे जाके हमने इस कोर्स में क्या क्या कवर करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक की जो इंपॉर्टेंस में हम कि इसको क्यों इससे स्टार्ट ले रहे हैं, हम किसी और प्लेटफॉर्म से स्टार्ट क्यों नहीं ले रहे। उसमें सबसे जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मार्केट प्लेस जब बिल्कुल लॉन्च होती है ना स्टार्ट में, उसमें क्या होता है कि उस मार्केट प्लेस को लॉन्च होने में, लॉन्च तो हो जाती है लेकिन उसको अपने कस्टमर्स जनरेट करने में, कस्टमर बनाने में, ऑडियंस गेन करने में काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी आप देख लें कि इस वक्त जो भी मार्केट प्लेस अगर नई नई लॉन्च होती है तो सबसे जो उनका मेन फोकस होता है, मेन फोकस उनका होता है मार्केटिंग पे। वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें, ठीक है, और उनकी वो मार्केट प्लेस विजिट कर सकें। लेकिन टिकटॉक का क्या है जी, सबसे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि टिकटॉक को इन सब चीज़ों पे अपना जो है ना वो टाइम नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक की ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हम जितने भी लोग सेशन में ऐड हैं, ऑलमोस्ट हर बंदे के मोबाइल में ही टिकटॉक इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब टिकटॉक की ऑडियंस जो थी वो ऑलरेडी से थी पड़ी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या करना था, उन्होंने अपने उसी प्लेटफॉर्म में अपनी ऑडियंस को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च की, कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे इंटरटेन होने के लिए आ रहे हैं, वीडियोज़ देखने के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या है जी, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टिकटॉक ग्रो होता गया। लोग, क्योंकि मेन इशू क्या होता है, मेन इशू ये होता है कि जब एक न्यू कस्टमर आता है किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो उसका जो ट्रस्ट होता है वो उस मार्केट प्लेस पे बिल्ड नहीं होता इतनी आसानी से। लेकिन उसमें क्या होता है कि टिकटॉक ने जो है ना वो जो उस पर सेलर्स थे उनको क्या कि उनको प्रमोशंस दी कि आप अगर यहाँ पे शॉप बनाते हैं, अपनी अपना बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। इसी तरह जो कस्टमर्स हैं उनको यही जो है ना वो ऑफर्स दें कि अगर आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो हम आपको इतने डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने जो है ना वो कस्टमर्स को भी कहा कि अगर आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो देंगे। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि टिकटॉक का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता गया। अब टिकटॉक में आपको बता रहा था कि 2021 से ये मार्केट जो है ना वो लॉन्च हुई थी। उस वक्त जो उनका फर्स्ट ईयर था 2021 का, जो टिकटॉक ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, उस वक्त जो उनका जीएमवी जनरेट हुआ था वो था तकरीबन $0.6 बिलियन 2021 में। फिर इसी तरह 2022 में उनका जो ये रेवेन्यू चला गया वो चला गया $4.4 बिलियन पे। ठीक है, अब एक साल में इतना उन्होंने ये इतना बड़ा जंप लगाया कि 0.6 से वो 4.4 बिलियन तक चले गए 2022 में। फिर इसी तरह 23 में उनका जो रेवेन्यू था वो था $16.3 बिलियन। ठीक है, अब ये मतलब टिकटॉक को जो था, टिकटॉक ने क्या किया कि तीसरे साल में अपना जो रेवेन्यू था उनका वो $16.3 बिलियन पे चला गया। और अब 2024 जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है, इस वक्त
जो टिकटॉक ने 2024 में अपना रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 32.6 बिलियन डॉलर्स। अब रेवेन्यू क्या होता है उसमें ये है कि मतलब इतने लोग वहाँ पे आए, उन्होंने इतनी परचेजिंग की, जो सेलर्स थे उन्होंने इतनी सेल की, तो हमारी जो टोटल 2024 में जो टिकटॉक मार्केट पे सेल हुई थी, जितने भी सेलर्स थे जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे, वो उस वक्त जो उनका टोटल रेवेन्यू हुआ टिकटॉक का वो 32.6 बिलियन डॉलर्स का हुआ था 2024 में। अब फर्स्ट ईयर में क्या था, मतलब 2021 में 0.6 बिलियन डॉलर्स, और 3 साल के बाद 2024 में उनका जो ये रेवेन्यू चला गया 32.6 बिलियन डॉलर्स पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है टिकटॉक की। अब यहाँ पे जो इस वक्त मतलब प्रोजेक्टेड है कि 2024 में टिकटॉक का जो जीएमवी होगा वो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस करेगा। अब मेन आपको ये बताने का मकसद ये है कि अगर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम टिकटॉक शॉप से स्टार्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस प्लेटफॉर्म को समझने की ज़रूरत होती है कि हम अगर जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्किंग स्टार्ट अपनी करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स और आपके साथ जो है ना आपको क्लियर करूँगा। अब इसमें क्या होता है कि जब एक न्यू मार्केट प्लेस लॉन्च होती है, ठीक है, उसमें जो सेलर्स अपनी वहाँ पे शॉप रजिस्टर करते हैं, अपना बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको भी काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है अपना जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने कस्टमर्स जो है ना वो बनाने के लिए। उसमें फिर क्या होता है कि जो सबसे मेन बेनिफिट जो सेलर्स को मिला है यहाँ पे टिकटॉक शॉप पे, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो टिकटॉक की ऑडियंस थी वो ऑलरेडी से थी पड़ी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या था कि अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो केस करने थे। अगर उनके प्रोडक्ट्स अच्छे थे तो उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उनकी जो सेल्स हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई। मैं आपको बताऊं कि कुछ ईयर पहले जब हम चले जाते हैं, जो अमेज़ॉन है, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन 2020 में 21 में क्या हुआ कि अमेज़ॉन ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो स्टार्ट कर दी अपने प्लेटफॉर्म पे। जो लोग वहाँ पे सेल कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो यूके में अपना बिज़नेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो है ना वो मिलियन डॉलर्स की इन्वेंट्रीज़ वहाँ पे बाई की हुई थी और वो अपनी सेलिंग कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अमेज़ॉन ने जब उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो उनकी जो मतलब प्रोडक्ट्स थी, जो उनकी इन्वेंट्री थी, वो वहाँ पे स्टक हो गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था उन सेलर्स को। ठीक है, फिर क्या हुआ। अच्छा, आप बताएं कि आवाज़ क्लियर है? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 2021 में जब अमेज़ॉन का इशू हुआ था, जो लोग वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, जो वहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहे थे, जब रिस्ट्रिक्शंस लगी अमेज़ॉन पे तो काफ़ी सारे ऐसे सेलर्स थे जो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे थे। लेकिन जब अमेज़ॉन से क्या हुआ कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुई उन पे, तो उनकी जो इन्वेंट्री थी जो उन्होंने बाई की हुई थी वो मतलब स्टक हो गई, वो उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया। लेकिन जब टिकटॉक ने अपना वहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च की तो उन्होंने टिकटॉक को ट्राई किया। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी क्या था कि वो बिज़नेस तो कर ही रहे थे अमेज़ॉन पे, लेकिन उन्होंने अपना वही बिज़नेस टिकटॉक शॉप पे कन्वर्ट कर दिया। जब उन्होंने अपना वो टिकटॉक शॉप पे वो बिज़नेस कन्वर्ट किया तो क्या हुआ कि उनकी जितनी भी ऐसे सेलर्स हैं जिनकी वहाँ पे इन्वेंट्रीज़ पड़ी हुई थी, तो उनकी जितनी भी इन्वेंट्रीज़ थी वो उन्होंने अपनी वो इन्वेंट्रीज़ यहाँ पे टिकटॉक शॉप पे उन्होंने सेल की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब टिकटॉक शॉप पे उनको पोटेंशियल नज़र आया, तो अगर तो वो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी कर रहे थे लेकिन फिर भी वो टिकटॉक पे साथ साथ कन्वर्ट हो गए। यूके में अगर हम बात करें, इस वक्त जो यूके की हमारी मार्केट है वहाँ पे काफ़ी सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप देख लें, अमेज़ॉन है, ईबे है, उसके बाद एडसे है, ऑन बाय है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब क्या हुआ कि जब ऐसा ऐसा लोग टिकटॉक को जानते गए, उन्होंने टिकटॉक पे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल जब एक मार्केट बिल्कुल न्यू लॉन्च होती है तो मेन क्या होता है कि वहाँ पे हमें वर्किंग का आइडिया होना चाहिए कि इस मार्केट में हमने वर्किंग किस तरह करनी है, इसकी पॉलिसी क्या है, हम किस तरह इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे थे उनको टिकटॉक का तो आइडिया नहीं था कि टिकटॉक पे हम किस तरह अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या जो लोग ऑन बाय पे काम कर रहे थे, ईबे पे कर रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को सीखते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग तो सीख लेते हैं कि हमने किस तरह वर्किंग करनी है। सबसे जो मेन इशू ये होता है, उस हमें ऑलरेडी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल सकते कि हम अपनी जो है ना वो वर्किंग कहाँ यूटिलाइज़ करें, किन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दें। मेन इशू सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। अब जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक एक तो आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि इसको लॉन्च हुए मैक्सिमम जो है ना वो 3 से 4 साल हुए हैं। ठीक है, अब 3 से 4 साल में आप ये देख लें कि उन्होंने इतना ग्रो किया, इतना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, तो इसका मतलब ये है कि लोग टिकटॉक शॉप पे कन्वर्ट हो रहे हैं। अपना बिजनेस जो है ना वो अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कर रहे थे तो वो अपना बिजनेस टिकटॉक शॉप पे कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब साफ ज़ाहिर है, जब कोई भी बिजनेसमैन अगर वो अमेज़न सेलर है, तो जब वो टिकटॉक पे अपना बिज़नेस कन्वर्ट करेगा तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो टिकटॉक में एक्सपर्ट हो, जिसको टिकटॉक पे वर्किंग का आइडिया हो कि टिकटॉक पे हम वर्किंग किस तरह कर सकते हैं, टिकटॉक की पॉलिसी को हमने किस तरह देखना है। तो ये सारी चीज़ें जिस बंदे में होंगी, जो वर्किंग का जिसको आइडिया होगा, तो उसको जो है ना वो क्या होगा कि वो बंदा चाहिए होगा। ठीक है। अब मेन बताने का मकसद ये है कि जब हम इस काम को सीख लेते हैं, जो सबसे मेन इशू होता है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन होता है। ठीक है। एक तो अगर हमें कोई शॉप मिल भी गई है, उसमें कंपटीशन इतना है कि हम वहाँ पे सेल्स ही अच्छी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है। सर यहाँ तो एक ये इशू नहीं है कि आप यहाँ पे इजीली, अब आप पे जो प्रोडक्ट्स हैं आप इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे उस प्रोडक्ट के ऑलरेडी भी सेलर्स हैं, तो आप टिकटॉक की ऑडियंस ही इतनी है कि एक सेलर या दो सेलर या अगर 100 सेलर्स भी हों, तो वो उनकी जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा। ठीक है। और हर सेलर ही ऑलमोस्ट सेल जनरेट कर सकता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं आपको बता रहा था कि एक तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, दूसरा ये है कि अगर आप इस काम को सीख जाते हैं, और एक ये होता है कि मतलब काम सीखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, उस काम को कंटिन्यू अपने साथ कंटिन्यू रखना, उसको करते रहना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाने लगे हैं, ठीक है, आपको उसका आइडिया तो हो गया है, आपको वर्किंग का भी आइडिया है कि आपने किस तरह करनी है, लेकिन जो क्या होता है कि हम वहाँ पे उस फील्ड में जब जाते हैं, अगर तो हमें 1 महीना रिजल्ट नहीं मिलते, 2 महीना रिजल्ट नहीं मिलते, 3 महीना रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाएँ, वहाँ पे चीज़ें इतनी होती हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप अगर सारी ज़िंदगी भी उस फील्ड के साथ अटैच रहें, तो आपको क्या होगा कि अगर आपको वर्किंग का आइडिया है और आप जिस काम को करना चाहें वो कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर तो आप टिकटॉक शॉप को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अगर तो इसमें सीखना है, ठीक है, जहाँ कहीं से भी आपको टिकटॉक शॉप के रिलेटेड कुछ सीखने के लिए कुछ भी मिलता है, आप यहाँ से लाजमी सीखें। ठीक है। और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब ये है टिकटॉक शॉप के रिलेटेड, मतलब हमने कुछ डिस्कस किया कि अगर तो हम इस मार्केट में जा रहे हैं, इस मार्केट प्लेस पे काम करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होना चाहिए कि अगर तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर तो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर इसमें आगे आगे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है। उसमें आगे मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक शॉप पे या ई कॉमर्स के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं। ठीक है। मतलब ई कॉमर्स के अगर हम बिजनेस मॉडल्स की बात करें, तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग है, वाइल्ड लेबल है, प्राइवेट लेबल है, होल सेल है, ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है। आप किसी भी बिजनेस मॉडल से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन एज अ न्यू सेलर इसमें क्या होता है कि कोई भी एक बंदा जब किसी भी मार्केट में जाता है, तो हमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले वहाँ पे जो उनकी ऑडियंस है या जो वहाँ के कस्टमर्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है। कि यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैं आपको बताऊँ कि जो अगर हम एवरेज देखें, जो इस वक्त टिकटॉक के यूज़र्स हैं, जो लोग टिकटॉक को यूज़ करते हैं, वो कौन सी जनरेशन है जो इस वक्त टिकटॉक को यूज़ कर रही है। ठीक है। अगर तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, तो फिर वहाँ पे सेलिंग आपके लिए उतनी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मैं जिनको टारगेट कर रहा हूँ, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कौन है, और उन कस्टमर्स की डिमांड क्या है। ठीक है। अगर आपको साफ ज़ाहिर डिमांड का पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए क्या होता है कि वहाँ पे सेलिंग करना ईजी हो जाता है। ठीक है। आपने यहाँ पे जब आप टिकटॉक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो इसके यूज़र्स हैं वो कौन है। अब दूसरा ये है कि मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, अब बिजनेस मॉडल्स, अगर इसमें हम स्टेप वाइज जो है ना इन मॉडल्स को स्टडी करेंगे, कि अगर तो हमें बिजनेस मॉडल से किसी बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कौन सा बिजनेस मॉडल है और हमें इससे क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग का ऑलरेडी किसी को है आइडिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किसी ने की हुई है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर की हुई है तो काइंडली बता दें। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग करता रहा हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे? जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे थे। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये हैं जी लॉ मैवन। आप बताएं आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग, बता सकते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी जी। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग लोकल मार्केट में मरकज़ ऐप के साथ करता रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। ओके। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? मतलब लोकल मार्केट में कोई इतना है तो नहीं पोटेंशियल, लेकिन लोकल मार्केट इतना इतना पोटेंशियल नहीं है, वैसे ही बस सीखने के लिए हम कर सकते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए। ठीक है। बाकी तो यूएई की मार्केट है, या इंटरनेशनल मार्केट जो है, वहाँ ठी- पे अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है।
चले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हुँ, अब यहाँ पे आ जाती है बात पोटेंशियल की कि लोकल मार्केट में ना इतना पोटेंशियल नहीं है। अब इसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की मार्केट में अगर तो हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब क्यों नहीं होती। उसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय करता है ना, उसमें क्या है कि जो पेमेंट है पहले वो कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिसीव करेगा, बाद में जाके वो अपना प्रोडक्ट उसको जो है ना वो अपनी पेमेंट करेगा। ठीक है। जो मेन रीज़न होती है वो सबसे पहले यही होती है कि जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, हमने उस ऑर्डर को पैक किया, उस ऑर्डर को हमने पैक करके जाके किसी भी कोरियर कंपनी के हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करके हम क्या करते हैं उस कस्टमर के एड्रेस तक वो पार्सल जो है ना वो डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो कोरियर कंपनी वाला वहाँ पे कस्टमर के एड्रेस तक जाता है, आगे वो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉल पिक नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं करते। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि उनका माइंड चेंज हो जाता है बाद में, और जो पेमेंट है वो उन्होंने अभी तक दी नहीं होती। तो ये एक मेन रीज़न होती है। फिर उसमें क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा या वो कॉल पिक नहीं करेगा या वो रिसीव नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा। आपकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को जो पैक किया था, फिर उसके बाद जो आपने कोरियर कंपनी को चार्जेस दिए थे, वो आपका लॉस कंसिडर होता है। ठीक है। तो इसमें मोस्टली यहाँ पे जो लोग शॉपिफाई कर रहे हैं या मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो उनका जो मोस्टली इशू होगा वो यही होगा कि आगे जो कस्टमर्स हैं वो आगे प्रोडक्ट रिसीव नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, अगर हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर हम यूके में कर रहे हैं या यूएसए में कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में ये होता है कि वहाँ पे ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। कोई भी एक कस्टमर जब प्रोडक्ट बाय करता है, वो उस प्रोडक्ट को चेक करता है जो आपने अपनी शॉप पे लगाया हुआ है। वो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उसकी इमेजेस चेक करेगा, उस प्रोडक्ट को ए टू जी स्टडी करके ना, फिर अगर तो उसका माइंड बन जाता है ना, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो पेमेंट है वो उसको पहले करनी पड़ेगी, वो अपनी पेमेंट पे करेगा। ठीक है। तब जाके क्या होगा कि वो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, और अब आप इजीली उस ऑर्डर को जो है ना वो उस कस्टमर के एड्रेस तक शिप कर सकते हैं। ठीक है। आगे वो कस्टमर रिसीव नहीं करता, आगे वो कस्टमर कॉल पिक नहीं करता, आगे उस कस्टमर को कोई भी इशू है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको उस पार्सल की जो है ना वो पेमेंट मिल गई है। तो लोकल मार्केट में जो है ना वो सबसे मेन जो रीज़न होती है, मतलब अगर कोई बंदा ई कॉमर्स कर रहा है या स्टार्ट करने जा रहा है, तो अगर वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म कर देता है, इसको क्लोज़ कर देता है, तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो मतलब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आगे जो कस्टमर्स होते हैं वो सीरियस नहीं होते। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल मैं आपको बता रहा था कि ई कॉमर्स के डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं, जिन पे हमने आगे जाके उनको वन बाय वन हमने स्टडी करना है, और हमने ये देखना है कि अगर हम किसी भी मॉडल को चूज़ कर रहे हैं तो उसकी मेन रीज़न क्या है, हम इसको क्यों चूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। अब ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, आपको इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि जो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल है ये असल में है क्या। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है जी, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। वो प्रोडक्ट हमारा नहीं होता, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि जो ये लोग पहले अमेज़ोन पे काम कर रहे थे, अमेज़ोन पे क्या होता है कि जब वो अगर तो उनकी वहाँ पे शॉप है, उनका स्टोर है, वो उसको चला रहे हैं, तो अमेज़ोन पे उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज़ जो है ना वो बाय की हुई थी। ठीक है। उनका स्टॉक जो था, जो उनके प्रोडक्ट्स थे, वो वहाँ पे उन्होंने अपने वेयर हाउसेज़ में रखे हुए थे, और वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही सेल कर रहे थे। अब वो जो प्रोडक्ट्स थे वो उनके अपने थे जिनको वो सेल कर रहे थे। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल है, जब हम इसको अवेल करते हैं, जब हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे अपने नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम किसी सप्लायर से वो प्रोडक्ट लेके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मुल्तान से हैं या पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं, लोकल मार्केट में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग समझाता हूँ। ठीक है। अब आपका किसी एक जगह पे स्टोर है, या तो आपका शॉपिफाई स्टोर है, या आपका फेसबुक पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हैं, या आप दराज पे सेल कर रहे हैं। ठीक है। आपका एक स्टोर है, आपने अपने नाम का एक स्टोर बना लिया, आप वहाँ पे सेलर बन गए। लेकिन अब इशू क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, आप प्रोडक्ट्स कौन सी सेल करें या आपको ये आइडिया नहीं है। ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर है भी सही, पहला तो पॉइंट ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, आप स्टॉक बाय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत है भी सही, तो आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि अगर तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ये जो आप सेल करने जा रहे हैं, आप इसको बाय कर लेते हैं, आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये प्रोडक्ट सेल भी होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो इश्यूज़ होते हैं कि मतलब लोकल मार्केट में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं,
तो अगर तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, आपको ये अगर आप बाय करने जा रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, अगर आप उसको बाय करके सेल करने जा रहे हैं तो आपको ये कन्फर्म नहीं होता कि मतलब वो प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा। अब इसका सलूशन क्या होता है? इसका सलूशन ये होता है कि आपने स्टोर अपना बना लिया, आप वहाँ पे सेलर बन गए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे लोकल मार्केट में किसी भी मार्केट में आप चले जाते हो, आप प्रोडक्ट पहले फाइंड करते हो कि मुझे जो है ना वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, ठीक है। और आप पहले उस प्रोडक्ट को जब फाइंड कर लेते हो, आप उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि ये ऑलरेडी इस मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है, को कौन से सेलर इसको सेल कर रहे हैं, वो कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं और वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। जब आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट का ना अपनी लोकल मार्केट में सप्लायर चेक करते हैं कि जो लोग ऑफलाइन इसको सेल कर रहे हैं, फिजिकल स्टोर्स में इसको सेल कर रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ से उस प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं। वो प्रोडक्ट उनके पास पड़ा हुआ होता है, आप वहाँ से उसकी कॉस्ट लेते हैं कि वो प्रोडक्ट उनको मतलब आपको कितने का वो कॉस्ट करेगा, कितने का वो सेलर आपको देगा जो सप्लायर होगा। जब आप ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप फिर उस जो सप्लायर है आप उसके साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप उसको कहते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको सेल करके देता हूँ, लेकिन ये जो आपकी पेमेंट है, ये पेमेंट मैं आपको तब करूँगा जब ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपने जाके चेक किया, वो प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा था वो मिल रहा था सपोज लोकल मार्केट से, फिजिकल स्टोर से 1000 रुपीज़ का। आप क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से उठाते हैं, उस प्रोडक्ट की आप अच्छी अच्छी जो पिक्चर्स हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो वहाँ से आप किसी भी वेबसाइट से या जो ऑनलाइन उसको सेल कर रहे हैं, आप वहाँ से उसकी पिक्चर्स और डिटेल्स लेके आके अपने स्टोर जहाँ पे आपका स्टोर है आप उसको लिस्ट कर देते हैं। जब वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपका क्या होना है, स्टोर आपका बन गया है, प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया है, प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर दिया है। जब कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपसे बाय करेगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपको वो प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का आपको वहाँ से मिल रहा था, ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है। दूसरा, जब आपको ऑर्डर आ जाएगा आपने उसकी पैकिंग करनी है, उसके बाद आपने कोरियर कंपनी के थ्रू उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है, ये आपकी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस में जो है ना वो अपने बेसिक एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपने ऐड करना है। अगर सपोज़ आपका जो वो प्रोडक्ट है वो आपको 1000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है, आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा है, उस पर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो अगर 300 PKR आपको पड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आपने रख दिया 300 या 400, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप 400 करते हैं तो ये जो टोटल आपका प्रोडक्ट जाके बनेगा वो 1700 का आपका वो प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पे उसको लिस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो 1700 का आपने लिस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि आपको जब उसका ऑर्डर आएगा, किसी भी कस्टमर ने आपकी शॉप को विज़िट किया, उसने उस प्रोडक्ट को चेक किया और वो प्रोडक्ट आपसे बाय कर लिया। अब वो जब वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है, जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो 1700 है, ठीक है, और 1700 का आपने वो प्रोडक्ट सेल किया। अब आपने क्या करना है, आपने वो उस प्रोडक्ट को उठाना है, उस प्रोडक्ट को आपने पैक करना है, पैक करके आपने किसी भी कोरियर कंपनी के जाके वो प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देना है और वो कोरियर कंपनी आपको जाके वो पार्सल जो है ना वो उस कस्टमर की एड्रेस तक डिलीवर कर देगी, ठीक है। अब जब कोरियर कंपनी उसको डिलीवर करेगी तो वो जो 1700 हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने उसमें से 1000 रुपीज़ आपने जिस सप्लाई से प्रोडक्ट लिया था आपने उसको पे करने हैं, ठीक है, और ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस लगे थे 300 वो आपने एक्सपेंसेस साइड पे किए और ऊपर जो 400 हैं वो आपका प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग है ये उसका कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होते, आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट लेके आप उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको जो है ना आप सेल कर सकते हैं। अब लोकल मार्केट में क्या होता है कि ऐसा बंदा, ठीक है, जो लोकल मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा अगर तो वो साफ ज़ाहिर है आप किसी सप्लायर के पास गए, आपको वो प्रोडक्ट मिल गया, आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, लेकिन जब आप कस्टमर की एड्रेस तक वो प्रोडक्ट भेजते हैं, आगे वो कस्टमर अगर इन केस वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं करता, उसमें क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, मतलब आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट और जो कोरियर कंपनी की कॉस्ट थी वो आपका यहाँ पे लॉस कंसीडर होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट उस जो कस्टमर है उसने वो पार्सल रिसीव ही नहीं किया, ठीक है। अब जो ऐसा बंदा जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है इस मतलब बिज़नेस को, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो मतलब अगर लॉस बेयर भी कर सकता है तो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर वो अगर जाएगा तो वो फिर क्या होगा, वो उसको मतलब जो बिज़नेस है उसको वो क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गई बात लोकल मार्केट की। अब यही मॉडल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करें, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इसी मॉडल को लेके चलें, उसमें हमें जो मेन बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे कोई भी कस्टमर जब आपसे प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, वो आपको पेमेंट पहले देता है, वो पेमेंट आपको पहले करेगा, प्रोडक्ट आपको आपने जो है ना उसको बाद में भेजना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो भी सप्लायर है उस मार्केट में,
ठीक है, आप क्या करेंगे जब कस्टमर आपसे ऑर्डर परचेज़ करेगा, आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी पेमेंट होगी आप उसी पेमेंट से जाके पहले उसी सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करेंगे और उस प्रोडक्ट को बाय करके आपने उस कस्टमर के एड्रेस तक डिलीवर करना है। और ऊपर आपने आपको अगर सपोज़ वो मैं बता रहा था जैसे एग्जांपल हमने ली थी कि 1700 पीके आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप ये देख लो कि अगर आपको 17 की एक प्रोडक्ट पड़ी है, अगर हम जीबीपी में बात करें, अगर आपको वो जो प्रोडक्ट है आपने वो 17 पाउंड्स का सेल किया है, ठीक है, आपका वो प्रोडक्ट सेल हो गया 17 पाउंड्स का, और पीछे जो आपको सप्लायर से वो प्रोडक्ट मिल रहा था वो आपको मिल रहा था 10 पाउंड का, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब कस्टमर आपको पे कर देता है 17 पाउंड्स, ठीक है, अब जब अगर आपने कभी ऑनलाइन कोई चीज़ बाय की हो शॉपिफाई से या किसी भी स्टोर से, उसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो आप अपनी वहाँ पे डिटेल्स देते हैं, ठीक है, डिटेल्स लाइक आप अपना नेम देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, अपना एड्रेस जो आपका होता है वो आप देते हैं, तो तब जाके ही वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस तक डिलीवर हो सकता है। इसी तरह जब आपके स्टोर से कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, ठीक है, वो आपको अपनी डिटेल्स देगा, आपको अपना नेम देगा, कॉन्टैक्ट नंबर देगा, ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस देगा, तो वो आपके पास उस कस्टमर की डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जो आपका सप्लायर है आप उसके पास जाते हैं, आप वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, और वो प्रोडक्ट जब आप बाय करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम अपनी डिटेल्स देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब वो प्रोडक्ट बाय करना है उस सप्लायर से, आपने वहाँ पे अपनी डिटेल्स यूज़ नहीं करनी, आपने जो आपका कस्टमर है आपने उसकी डिटेल्स यूज़ करनी है, ठीक है, उसका आपने नेम देना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसका एड्रेस देना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब उस सप्लायर को पे कर देंगे और अपनी डिटेल्स जो है ना वो दे देंगे, तो वो आपका जो पार्सल है वो उस कस्टमर की एड्रेस तक डिलीवर कर देगा। अब 17 पाउंड्स की आपने प्रोडक्ट सेल की थी, आगे जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट थी, जितनी प्राइस का आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो 10 पाउंड्स हैं, तो आपका जो ऊपर 7 पाउंड्स हैं वो आपका प्रॉफिट है। ये जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल है ना, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो ये हमारा लर्निंग प्रोसेस है, हमने ये सेशन 2 महीने तक कंटिन्यू करना है, ठीक है, और इस सेशन में हम टिकटॉक शॉप को ए टू जी कवर करेंगे, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि कोई भी मार्केट प्लेस होती है ना, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनका वर्किंग मेथड होता है, हर बंदे का अपना अपना एक वर्किंग मेथड होता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जो मार्केट प्लेसेस होती हैं उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है, अगर तो आप उसकी उनकी पॉलिसी वायलेट करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी वो जो शॉप है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी, उस पर कोई सस्पेंशन अप्लाई हो जाएगी, तो आपका वो बिज़नेस क्लोज हो जाएगा क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी जो है ना वायलेट की है, ठीक है। तो आप उस मार्केट प्लेस पर अपना बिज़नेस जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर जो भी मार्केट प्लेस जिस पे आप काम कर रहे हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनको समझते हैं और अपनी जो वर्किंग है वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से ही अपनी वर्किंग करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि उस मार्केट में आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस वहाँ पे अपना खड़ा कर सकते हैं। हमारी ये जो सेशन है हम इसमें जो भी अपनी लर्निंग करेंगे, ठीक है, टिकटॉक शॉप की पॉलिसीज़ के हिसाब से करेंगे। अगर तो एक काम है टिकटॉक शॉप उसको अलाउ कर रहा है तो हम उस काम को करेंगे, अदरवाइज़ हम उस काम को नहीं करेंगे। अगर कोई भी काम जब हम करेंगे तो हमारे पास ये होगा कि टिकटॉक शॉप हमें ये कह रहा है कि आप ये काम करें, मतलब हमारी जो लर्निंग है वो बिल्कुल टिकटॉक की जो पॉलिसी है उस हिसाब से ही होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपना वहाँ पे यूके में अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एलटीडी अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रेडी करके टिकटॉक शॉप पे या ईबे पे या कहीं पे भी अपना स्टोर बना लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 1 महीने 2 महीने में हमारा वो स्टोर क्लोज हो जाता है, उस पर कोई वायलेशन आ जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको एक तो ये होता है कि आपको इतना आइडिया नहीं होता कि इसमें जो है ना वो वर्किंग किस तरह करनी है। अगर आपको वर्किंग का भी आइडिया है तो आपको पॉलिसी का आइडिया नहीं होता, तो हमने ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें कवर करनी है, ठीक है। वैसे मोस्टली जो बंदा लैपटॉप यूज़ कर सकता है और उसको जो है ना वो ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो वो उसको टिकटॉक शॉप किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी टिकटॉक शॉप की एकेडमी है अपनी, वो वहाँ से अपनी लर्निंग करके अपना जो स्टोर है अपना जो बिज़नेस है उसको टिकटॉक पे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मतलब समटाइम्स ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जो मतलब बंदे को समझ नहीं आ रहे थे, तो वो सिर्फ वही बंदा आपको समझा सकता है जो खुद उस मार्केट में या उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा ये कोर्स है ये हम 2 महीने इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसमें हम बेसिक जो टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक पे वर्किंग किस तरह करनी है हमने उसको कवर करना है। उसके बाद ये है कि अगर तो हमने टिकटॉक सीख लिया है, टिकटॉक का हमें आइडिया हो गया है, वर्किंग का आइडिया हो गया है, ठीक है, अगर तो हमने क्लाइंट्स हंटिंग करनी है तो हम क्लाइंट्स को किस तरह हंट कर सकते हैं, ठीक है, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, ठीक है, वो हम उनको जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, मेन आपका ये है कि आप सबसे पहले अपना माइंड सेट करें। ठीक है, अगर तो आप टिकटॉक शॉप को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आप इसको क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि ठीक है जी करना है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप इसको ना करें। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे सिर्फ आए हुए हैं कि हमने जो है ना वो सिर्फ देख लेते हैं कि ये काम है क्या, इसको हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे करना ना करना एक अलग बात है। अगर तो आप इस माइंड से हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये काम है क्या। ठीक है, और हमने जो है ना वो किस तरह इस काम को करना है। तो अगर तो आपने करना है तो फिर तो वेल एंड गुड है। बाकी आज का जो था हमारा, इसमें आप में से किसी का भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, तो वो आप या तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, किसी का अगर कोई पॉइंट है, वो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रुप बना हुआ है आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी फ़िलहाल कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जी जी, पूछें। अस्सलाम सर। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो टिकटॉक शॉप है ये रिलेटेड टू ड्रॉप शिपिंग है। नहीं, इस पे मैं सिर्फ़ आपको ना टिकटॉक का बताया है, और मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग का एक आइडिया दिया है। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, हमने टिकटॉक शॉप को भी आगे इन डिटेल डिस्कस करना है, और ड्रॉप शिपिंग को भी हमने आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि ड्रॉप शिपिंग असल में है क्या। ठीक है, आगे हम जाके ये डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग हम कैसे कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर हमने टिकटॉक शॉप पे करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाकी जो बिजनेस मॉडल्स हैं हमने उनको आगे जाके डिस्कस करना है। ठीक है, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो मेन चीज़ हमारा ये होगा कि हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको इन डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको स्टार्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर तो आप इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग है क्या। अगर हम आगे जब टिकटॉक शॉप पे स्टार्ट करेंगे इसको, मैं आपको बताऊंगा कि जो सप्लायर्स हैं वो कौन है यूके में, हम कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें परचेज़ करने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम टिकटॉक पे सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। जी, और है किसी का कोई भी पॉइंट? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। बेसिकली मैं पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, समझ जी भी आया, बहुत इजी वर्ड्स में, अप्रिशिएट इट। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल कौन सा चल रहा है ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ? जी, अच्छा, उसका ना मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस मॉडल्स जितने भी होते हैं ना, मतलब ये इसमें ट्रेंड नहीं होता, ये स्टेप वाइज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसमें क्या है कि आप ड्रॉप शिपिंग एक बेसिक मॉडल है। ठीक है, मतलब आप किसी भी मार्केट से स्टार्ट ले रहे हैं, किसी भी मार्केट पे, तो आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करेंगे। एट द एंड क्या होता है कि जो सबसे हमारा मेन मॉडल होता है ना वो होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि हमारा अपना ब्रांड होता है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपनी होती है, प्रोडक्ट हमारा अपना होता है। तो ड्रॉप शिपिंग तो सिर्फ एक स्टेप है। ठीक है, एट द एंड क्या होता है कि वो प्राइवेट लेबल है, फिर उसके बाद है होल सेल। ठीक है, मतलब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, आप बल्क में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब होल सेल में क्या होता है कि जब आप किसी होल सेलर से प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, आप एक प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते। एक होल सेलर का MOQ होता है। MOQ होता है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, कि आप अगर जो ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है, होल सेलर अगर कोई आपसे, आप किसी होल सेलर से प्रोडक्ट बाय करेंगे, वो आपको ये कहेगा कि अगर आपने मुझसे प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है, तो आप मिनिमम 50 पीसेस बाय कर सकते हैं, इससे कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारा है आगे। मतलब फिर उसके बाद एक प्राइवेट लेबल, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल में जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं किसी भी मार्केट में, वो ब्रांड भी हमारा अपना होता है, हम ब्रांड ऑनर खुद होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी हमारा अपना होता है, मतलब किसी सप्लायर से या किसी और बंदे से वो प्रोडक्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम खुद उसके ऑनर होते हैं। तो ये मतलब ये स्टेप वाइज जो है ना, ये सारे ई कॉमर्स के जो मॉडल्स हैं ये स्टेप वाइज आप इनको किस तरह कर सकते हैं, ये सिर्फ हम इनको देखेंगे। बाकी ड्रॉप शिपिंग का सिर्फ मैंने आपको बताया कि किसी भी मार्केट में अगर आपने करनी है, ठीक है, वो असल में है क्या। तो आगे हम पहले जो हमारा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे यूके में सप्लायर्स कौन कौन हैं, हम कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, आगे जाके हमें ड्रॉप शिपिंग में क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्योंकि जो भी मॉडल होगा उसमें आपको जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है ना, वहाँ पे उसमें जो है ना वो लॉस भी होता है और आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ओके, क्लियरिंग। थैंक यू। अच्छा, हमारा ये जो है ना, ये तकरीबन 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो मीटिंग लेफ़्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? मतलब अगर आपने दोबारा इसको रिवाइज़ करना हो या कोई ऐसा बंदा जिसको आपने रेफ़र करना हो तो आप इसको भी कर सकते हैं फॉरवर्ड, कोई इशू नहीं है।